एनसीसी की वार्षिक रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित। 75 रुपए का स्मारक सिक्का होगा जारी। 196 अधिकारी और कैडेट शामिल। झारखंड के धनबाद में अस्पताल में आग से डॉक्टर दंपति समेत 6 जिंदा जले। खुद को बचाने के लिए बाथटब में बैठे रहे डॉक्टर, लोग कहते रहे। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 बड़े विमान हादसे। वायुसेना की 2 लड़ाकू विमानों का हादसा। सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे का शिकार। ग्वालियर से दोनों विमानों ने भरी थी उड़ान। पुलवामा के चुरसू से भारत जोड़ो यात्रा शुरू। राहुल की सुरक्षा में चूक को लेकर खड़गे ने शाह को चिट्ठी लिखी, कहा हस्तक्षेप करें। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा। धारा 144 लागू। कई छात्र हिरासत में। कल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भिड़े थे एसएफआई और एबीवीपी। सीएम योगी समीक्षा बैठक आज। बजट प्रावधान के सापेक्ष में हुए व्यय की समीक्षा। शाम 4 बजे मंत्री परिषद और 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज दोपहर के बज चुके हैं 3 और मैं हूं आपके साथ सौम्या। सबसे पहले बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां खेल मंत्री संचालक खेल अमित तलवार ने औचक निरीक्षण किया है। खेल मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मेस का निरीक्षण किया। ठेकेदार को खराब गुणवत्ता के भोजन के लिए लगाई फटकार। आहार को पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के अनुबंध रद्द किए जाएंगे। आपको बता दें, खेल मंत्री का औचक निरीक्षण व्यक्तिगत तरीके से मेस का किया औचक निरीक्षण, जहां खाने की गुणवत्ता पर की, साथ ही मेस के लाइसेंसी धारकों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही। आपको बता दें, खेल मंत्री के निर्देश पर खेल संस्थान ने ठेकेदार को पत्र लिखा। ठेकेदार से उच्च गुणवत्ता के उत्पादों का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। खेल परिसर में हॉकी, मुक्केबाजी समेत जिम्नास्टिक में है 350 एथलीट। आपको बता दें, 350 से ज्यादा एथलीट्स हैं और इन एथलीट्स को बेहतर डोज की जरूरत होती है खाने की। जहां खराब गुणवत्ता वाला खाना मेस में बन रहा था, जिसको खेल मंत्री ने परखा और इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मेस संचालक को पत्र लिखवाया गया कि अच्छे खाने की, अच्छे गुणवत्ता वाली सामग्रियों का इस्तेमाल करें और खिलाड़ियों को भरपूर आहार दिया जाए। आपको बता दें, 350 खिलाड़ी इस इंस्टीट्यूट में मौजूद है, जिनको मेस के द्वारा खाना दिया जाता है। जहां मंत्री ने मेस के खाने का निरीक्षण किया और खराबी पाए जाने पर मेस संचालक को फटकार लगाई। जहां शुक्लागंज में जाम के खिलाफ स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। जाम लगने से रिटायर्ड ओईएफ के कर्मी की हुई थी मौत। बच्चों ने हाथ में तख्ती लेकर निकाली रैली। स्लोगन में लिखा, जाम न लगता तो बच जाते राजेश अंकल। डीएम मैडम कितना और जाने जाएंगी, ये तख्ती पर इन बच्चों ने लिखा है। एसएन नेशनल स्कूल के बच्चों ने निकाली रैली। श्रीनगर से बालू घाट मोड़ तक रैली निकाली गई। आए दिन कानपुर गंगा पुल पर लगता है जाम। रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते हैं राहगीर। आपको बता दें, ये स्कूली बच्चे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक तख्ती उनके हाथों में है और उसमें कई तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं, जहां उन्होंने लिखा कि डीएम मैडम कब तक जाम लगता रहेगा, जाम हटाओ, जान बचाओ, रास्ता चौड़ा करो। इस तरीके की स्लोगन्स के साथ इन बच्चों के हाथों में आप ये तख्ती देख रहे हैं और इस स्लोगन के माध्यम से प्रशासन से अपील की जा रही है कि जो रोजाना जाम लगता है, उससे उस जाम में कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है। कई इमरजेंसी चीजें होती हैं जहां जाम की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते और इस जाम के कारण कई जिंदगियां भी गई हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर के
तो शुक्लागंज में जाम के खिलाफ स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और अपने हाथों में पोस्टर्स लेकर जाम का विरोध किया और सभी बच्चों ने नारे भी लगाए कि किस तरीके से जाम लगता है उसको लेकर के बच्चों ने नारे भी लगाए और डीएम से अपील की कि कब तक ये जाम लगता रहेगा। और हमारे साथ द्विजेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं संवाददाता शुक्लागंज से। जी द्विजेंद्र, शुक्लागंज पर जिस तरीके से एक पुल है और उससे जाम लगता है, घंटों घंटों तक गाड़ियां फंसी रहती हैं, कई बार एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियां भी उस जाम में फंसी रहती हैं। इस जाम से कब निजात मिल पाएगी, ये बच्चे तख्ती लेकर पूछ रहे हैं। जी निश्चित रूप से शुक्लागंज के लिए कि बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है और ये समस्या एक दिन की नहीं है, समस्या लगभग रोजाना की है। और स्कूली बच्चे जो लोग कानपुर ड्यूटी करने जाते हैं, राहगीर जो है रोज इस जाम में घंटों फंसते हैं। बच्चे स्कूल के लिए लेट होते हैं, राहगीर ड्यूटी के लिए अपने लेट होते हैं और बराबर इस बात को लेकर कई सामाजिक संगठन भी आवाज उठा चुके हैं। लेकिन जिले के आला अधिकारियों से लेकर जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, वो इस ओर कब ध्यान देंगे। सबसे बड़ी सोचने की बात एक ये है, अभी 2 दिन पूर्व ही गुरुवार को ही एक ओईएफ कर्मी रिटायर्ड हैं जो वो इलाज के लिए कानपुर जा रहे थे और जाम में फंसकर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के लिए भी और जनप्रतिनिधियों के लिए भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया द्विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जाम की समस्या से राहगीर, छात्र सभी परेशान हैं और ये नई समस्या नहीं है, कई सालों से शुक्लागंज में यही समस्या उत्पन्न होती रही है। जहां संभल में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में फायरिंग और पथराव हो गया, पुलिस पर भी पथराव किया गया। पथराव में पुलिस की बाइकें टूटी, पुलिस ने उच्च अधिकारियों को दी जानकारी, मौके पर दोबारा पहुंचा भारी पुलिस बल। तमंचे समेत 2 हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 महिलाओं समेत 8 नामजद और 10 अज्ञात पर केस दर्ज। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में तैनात किया गया पुलिस बल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुलनौर थाने के गांव फरीदपुर का मामला। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में तैनात किया गया पुलिस बल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं महराजगंज में पशु तस्करों पर पुलिस का शिकंजा बढ़ता जा रहा है, जहां कील लगाकर गाड़ी को पंचर किया गया। पंचर गाड़ी को लेकर 10 किलोमीटर तक भागते रहे तस्कर। पुलिस के भय से गाड़ी छोड़कर फरार हुए तस्कर। पिकअप में लदे 5 गौवंशी पशु बरामद। घुंगली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा तेज हो रहा है और इससे परेशान है ये गौ तस्कर। आपको बता दें, पुलिस ने सड़क पर कीलियां डाल दी थी जिससे इनकी गाड़ी पंक्चर हो गई और इस पंक्चर गाड़ी को 10 किलोमीटर तक घसीटते रहे ये गौ तस्कर। वही गाड़ी को बीच में छोड़कर ही ये गौ तस्कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने कई गौवंशों को इनके जाल से मुक्त कराया। आपको बता दें, इस समय प्रदेश में गौवंशों की तस्करी की खबर मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अब सक्रिय हो गई है। और आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि लगाकर इन गौ तस्करों को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। पंचर गाड़ी को 10 किलोमीटर तक दौड़ाया इन तस्करों ने। उसके बाद इस गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं कई गौवंशों को पुलिस ने इनके जाल से मुक्त कराया। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कन्नौज से आपको खबर बता दें, जहां बाबा हाजी शरीफ दरगाह मार्ग की अफसरों को याद आई है। बदहाल दरगाह रोड का अफसरों ने किया है निरीक्षण। एसडीएम सदर और पालिका ईओ ने निरीक्षण किया है। 2 फरवरी तक सड़क दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया गया है।
उर्स कमेटी के पदाधिकारियों से भी बात की गई है। आपको बता दें, ये सड़क कई दिनों से खराब थी और इसकी शिकायतें लगातार की जा रही थी, लेकिन किसी को सुध नहीं आ रही थी। वहीं एसडीएम ने अचानक से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए इस सड़क को 2 फरवरी तक दुरुस्त कराने के आदेश दे दिए हैं और आश्वासन दिया गया है कि 2 फरवरी तक इस सड़क पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएगी। और एसडीएम सदर और पालिका ईओ ने किया निरीक्षण। दो फरवरी तक सड़क को दुरुस्त किया जाएगा, आश्वासन दिया गया है। साथ ही उर्स कमेटी के साथ पदाधिकारियों से बातचीत भी की गई है। आपको बता दें, कन्नौज में बाबा हाजी शरीफ दरगाह मार्ग की अब अफसरों को याद आई है। कई दिनों से इसकी शिकायत की जा रही थी। इस मार्ग को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी, कमेटी द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन कभी भी सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं एसडीएम ने और पालिका ईओ ने सड़क का निरीक्षण करते हुए इसे 2 फरवरी तक दुरुस्त कराने के आश्वासन दिए हैं। वहीं अमरोहा में छात्र का धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या का मामला सामने आया, जहां जंगल में छात्र का शव पड़ा मिला है। रात खाना खाकर घर पर सोया छात्र, हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने सबूत जुटाए हैं। छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रजापुर थाना क्षेत्र के गांव दादूपुर का मामला। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें, खाना खाकर ये छात्र अपने घर पर सो गया था और इसका शव मिला है। इसको लेकर के डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम भी मौके पर पहुंची है और सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें, छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव दादूपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां छात्र का धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या की गई है। खाना खाकर ये छात्र अपने घर पर सोया था और इस छात्र का शव जंगल में पड़ा मिला। सबसे संदिग्ध बात इस पूरे मामले में यह है कि छात्र अपने घर पर सो रहा था जिस वक्त उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसका शव किस तरीके से जंगल में पहुंचा, ये सबसे बड़ी गुत्थी है और इसी को सुलझाने का प्रयास पुलिस कर रही है। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट टीम मौके पर पहुंची है, सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए हैं। मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां डालीगंज में गोमती किनारे हो रहा है महायज्ञ। काला झंडा दिखा रहे हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को पुलिस ने रोका। अखिलेश यादव मुर्दाबाद के लगाए नारे। पुलिस लगातार रोकने का कर रही थी प्रयास। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मां पीताम्बरा पहुंचे थे और अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए। साथ ही अखिलेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने कई लोगों को रोका और ऐसा करने से पुलिस ने रोका। काला झंडा दिखा रहे हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हिंदू संगठन के लोग अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अखिलेश को काले झंडे दिखाए गए। आप तस्वीरों में अखिलेश यादव किस तरीके से इस महायज्ञ में पहुंच रहे हैं और इसी बीच हिंदू संगठनों द्वारा अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और इसको लेकर अखिलेश में भी गुस्सा देखा गया। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस महायज्ञ कार्यक्रम में अखिलेश यादव पहुंचे थे और अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए हिंदू संगठनों द्वारा। मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में अखिलेश यादव का आगमन था
और इसी बीच जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचे, वहां कुछ हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे, जिन्होंने अखिलेश यादव को देखते ही अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए और काले झंडे भी दिखाए। कोंडागांव जिले में ब्लॉक केशकाल में मदिरा दुकान में बैठे दुकानदारों के द्वारा बड़ी मात्रा में मदिरा प्रेमियों को लूटा जा रहा है, जहां बोतलों के मूल्य को हटाकर मदिरा बेची जा रही है, जिससे अनजान मदिरा प्रेमी ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मदिरा प्रेमियों को बिल भी नहीं दिया जा रहा है, जो नियमों के अनुसार देना अनिवार्य है। बिल न मिलने से मदिरा प्रेमियों को शराब के मूल्य से अनजान हो जाते हैं। कोंडागांव के न्यूज के संवाददाता ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए चोरों का पर्दाफाश किया। तो कितना रुपए लिया आपसे? कितना रुपए का लाए बियर को आप? 220। रेट तो बराबर ही दे रहे हैं। कितना बराबर दे रहे हैं? जैसे गोवा 120। बिना कागज का, बिना MRP का दारू बिक रही है यहाँ पे। नहीं, कुछ कुछ में रहता है, कुछ कुछ में क्यों रहेगा? बिना MRP का कोई दारू आता है क्या? नहीं तो बिना MRP का दारू क्यों बेच रहे हो यहाँ पे? कैसे आया आप लोग के पास बिना MRP का दारू? नहीं, कुछ में रहता है। कैसे आया? 160 का है। 160 का है। आप बिल देते का? बिल प्रिंटर खराब। बिल क्यों दे रहे हो? प्रिंटर खराब हुआ। कब से प्रिंटर खराब है? 2-4 दिन हो गए। हैं? 2-4 दिन हो गए। 2-4 दिन से बिना बिल के बेचे हैं एक्स्ट्रा रेट में? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, हमारे पास सबूत है। रायपुर में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन 23 जनवरी को किया गया था। खेल का दूसरा दिन है, जो बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सांसद सुनील सोनी रायपुर में पहली बार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवाने पहुंचे, जहां सांसद सुनील सोनी ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव का पहला अवसर है। रायपुर में पहली बार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक और तवा फेंक का आयोजन किया गया है। इसमें 2 अलग अलग वर्ग रखे गए हैं, जिसमें पहला वर्ग अंडर 16 और दूसरा अंडर 19 रखा गया है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं से भी बालक और बालिका रखा गया है। खेल के मैदान में फास्ट एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी को चोट लगने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था की जा सके। खेलेगा रायपुर, जीतेगा रायपुर सांसद खेल महोत्सव द्वारा यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। यह आज 2 दिन का यह कार्यक्रम यहाँ पे आज होने वाला है। आपको बता दें कि तमाम स्कूल, रायपुर के तमाम स्कूल से यहाँ पे छात्र छात्राएं पहुँचे हैं, खेल में हिस्सा लेकर शामिल होकर यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। साथ में यहाँ पे सांसद सुनील सोनी भी पहुँचे हैं, लगातार नजर बनाए हुए। हम ज़्यादा जानकारी का हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी हैं, उनसे जानते हैं कि कार्यक्रम किस प्रकार का रखा है, कितने दिन का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 3 दिन का रखा गया था, दूसरा दिन किस प्रकार का? पूरे उत्साह के साथ में लगभग 1200 बच्चे खेल रहे हैं और मैं लगभग सभी लोगों से मिला, सबको अच्छा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम ये मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर एक मैदान की दुनिया में आए। और आज इन सब बच्चों का सैकड़ों लोगों से आपस में परिचय भी हो रहा है, तो इनका हौसला बढ़ रहा है, मन का जो डर है वो ख़त्म हो रहा है कि हजारों बच्चों के बीच में खेल रहे हैं ये, तो उनके मन में जो थोड़ा बहुत भय है वो ख़त्म हो रहा है। कितनी बड़ी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे लोग 2 साल कोरोना के कारण हताश थे, घर में थे। अभी एक बार अचानक जब निकले खेल के मैदान में, तो कितनी बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। देखिए, कोरोना कालखंड में शिक्षा तो मोबाइल से ग्रहण कर लिया, लेकिन फिटनेस खराब हो रही थी, उनका बॉडी लैंग्वेज खराब हो रहा था, जो उनका जो शरीर का जो पावर है वो ख़त्म हो रहा था। तो आज खेलने से जो है उनका फिटनेस बढ़ रहा है
और उनको अच्छा लग रहा है कि हम इस दुनिया में, खेल की दुनिया में हम खड़े हैं। तौर पर जो कोरोना का पीरियड हुआ वो सबके लिए नुकसानदेह था, और जो नुकसान हुआ कोरोना पीरियड पर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नुकसान हुआ। पढ़ाई और उसका तो केवल ऑनलाइन चलता रहा, उसका कोई नुकसान है, पर तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो 2 साल का नुकसान हो गया बच्चे लोग को। अब जैसी कोरोना का पीरियड थोड़ा थोड़ा कम हुआ तो अब फिर वही माहौल जो है जो आज से 2 साल पहले था खेल का माहौल, वो यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और लोगों में जिस प्रकार का ये आज देख रहे हो कि माहौल है, बच्चे लोग का खेलने का जुनून है, तो निश्चित तौर पर अब वो जो कोरोना का पीरियड को लोग भूलकर और आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं खिलाड़ी लोग। और प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री देश के माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, जो इनके द्वारा एक योजना दी गई, जैसे उनके लिए पहले स्वच्छ भारत का दिया गया, फिर फिट इंडिया का दिया गया, और वो पूरे देश में आज चल रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है उस चीज़ का। उसी प्रकार का जो एक नया आयोजन जो है संसद खेल महोत्सव जो प्रारंभ किया गया, यह पूरे देश से प्रारंभ किया, और निश्चित तौर पर यह एक खेल संस्कृति का पूरे देश में विकास करेगा, और आने वाला समय में पूरे देश में एक स्पोर्ट्स कल्चर का वातावरण बनेगा। यह एक अच्छा पहल है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल गेम्स तो होते ही हैं, प्रदर्शन के भी होते हैं। जगदलपुर में नगर स्थित प्रदेश पत्रकार यूनियन सभागीय कार्यालय का उद्घाटन इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश पत्रकार यूनियन के सभागीय अध्यक्ष कुमार रोहित ने यूनियन की कार्यशैली और पत्रकारों की एकता के विषय में अपने व्यक्तित्व के बारे में कहा। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राजीव शर्मा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता के विषय पर कहा, और उन्होंने अपने वक्तव्य में यूनियन से जुड़े समस्त पत्रकारों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने को कहा। उन्होंने यूनियन के भविष्य को लेकर साधुवाद दिया, अतः वह संघ के संरक्षक विमलेंदु शेखर झा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राजीव शर्मा जी के मिलनसार व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए इतने व्यस्त गणतंत्र दिवस के दिन में पत्रकार यूनियन के कार्यक्रम में शामिल होने पर उनका आभार व्यक्त किया। आभार प्रदर्शन करें। रायन इंटरनेशनल स्कूल रॉयन मैराथन प्रस्तुत करने जा रहा है। इस साल ये दौड़ नागपुर, हैदराबाद, मुंबई, जबलपुर, जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, नई मुंबई, बेंगलुरु, सूरत, नासिक और रायपुर में आयोजित की गई है। इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन रायन साला स्कूल कराते आ रहा है। हर साल कराते आ रहा है। प्रोफेशनल कोच के द्वारा ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों को खेल की दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं अन्य गणमान्य अतिथि शामिल रहे। इसके लिए रायन मैराथन के लिए हमने पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया हुआ है। एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स, पानी का अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट बच्चों के लिए किए गए हैं। इसमें 100+ स्टाफ की ड्यूटी लगी है। इवन इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बॉम्बे से हमारे रायन स्पोर्ट्स क्लब के डायरेक्टर मौजूद है यहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था का अगर देखा जाए तो सड़क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इस समय बच्चे दौड़ेंगे क्या, उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, पुलिस को भी का भी इंतज़ाम किया गया है। इवन ट्रैफिक पुलिस से हमने मीटिंग भी की है और उन्हें अपना शेड्यूल बता दिया है। उन्होंने भी प्रोग्राम चॉकआउट करके हमको दे दिया है। वो पूरा इंतज़ाम का ट्रैफिक पुलिस के पूरे इंतज़ाम से वहाँ पर रहेंगे। जिला कांगड़ा में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं होगी। जिले में 2 स्थानों पर शुरू किए गए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के सफलता के बाद कांगड़ा पुलिस इनकी संख्या को बढ़ाने जा रही है। कांगड़ा पुलिस ने 5 से अधिक स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज सहित धर्मशाला के 5 अन्य स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस ने स्थानों का चयन कर लिया है। जिला मुख्यालय धर्मशाला सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यहां से गुजरने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस दौरान ये हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले वाहनों के नंबर सहित फोटो कैप्चर करेंगे, जिसके बाद ऑटोमेटिक तौर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के फोन पर मैसेज के जरिए चालान भेज दिए जाएंगे।
देखिए, पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है हम आईटी का यूज़ कर रहे हैं। उसी तहत जो है ITMS जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। अभी आज की डेट में कांगड़ा में, ज्वालाजी में और धर्मशाला में शहीद स्मारक के पास जो है 2 जगह जो हमारा ITMS वर्क कर रहा है। आने वाले टाइम में 5 और जगह धर्मशाला के अंदर ही ये प्रपोज्ड है। मैक्लोडगंज, बड़ोल, दाड़ी और 2-3 जगह और हमने आइडेंटिफाई की है। इससे पुलिस की जो है कार्यकुशलता बढ़ती है और लोगों को भी कई चीज़ों में हेल्प होती है। कोई अगर हिट एंड रन का ही केस होता है, कोई वायलेटर्स होते हैं, तो उन सब के ऊपर जो है यहाँ से हम एक जगह कंट्रोल रूम बनेगा जिसके तहत हम उनके ऊपर चेक रख सकेंगे। कांगड़ा के जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल को हिमाचल विधानसभा निर्वाचन 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभिनव पहल और बेहतरीन उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें कांगड़ा जिले में चुनाव व्यय निगरानी के डिजिटलीकरण के लिए एप्लीकेशन ई-कैच विकसित करने वाले और उसका बेहतरीन उपयोग तय बनाने के लिए सम्मान दिया जाएगा। इस पहल की नवीनता और दक्षता के कारण इसे आईटी क्षेत्र में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ चुनावी पहल घोषित किया गया है। डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसे लेकर भारत चुनाव आयोग का आभार जताया है और कांगड़ा जिले की समस्त जनता को और चुनाव प्रक्रिया में सहयोगी रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए बधाई दी है। The General Award for IT Initiatives conferred on Dr. Nipun Jindal, IAS, DEO, Kangra, Himachal Pradesh. Recognized for novel IT initiatives during the Himachal Pradesh Legislative Assembly 2022. इस अवार्ड के लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी इनोवेशंस होती हैं जो एक्नॉलेज नहीं होती हैं, परंतु वो उनकी मैग्नेटिक की वजह से ये जो ई-कैच एप्लीकेशन हमने यहाँ पे ज़िला कांगड़ा के अंदर डेवलप की थी, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है और पूरे कंट्री के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो एक IT इनिशिएटिव है इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए उसमें उस अवार्ड से नवाजा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी इलेक्शन ऑफिशियल्स का भी जिनके अथक प्रयासों से जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो कंडक्ट हो पाया। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा इलेक्शंस के दौरान। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर में से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लक्सर चंदन पैलेस में क्षेत्र की 21 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर एक बार फिर अनोखी मिसाल पेश की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लक्सर, खानपुर, भगवानपुर और लडौरा क्षेत्र में 21 वर वधू अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ लक्सर के चंदन पैलेस में पहुंचे। यहां विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर इनका स्वागत किया। इसके बाद पैलेस परिसर में बनाए गए 16 विवाह मंडप और चयनित कहा स्थलों पर दोनों समुदाय के वर वधुओं का अपने अपने रीति रिवाजों के मुताबिक पंडितों और मौलवियों द्वारा सामूहिक रूप से विवाह निकाह कराया गया। कार्यक्रम आयोजित विधायक उमेश कुमार ने सभी नवविवाहित जोड़ों पर उनको सुखी संपत्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन के आशीर्वाद दिया गया। सभी नवविवाहित जोड़ों विवाह से संबंधित सामान भी भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। इस मौके पर क्षेत्र अनेक पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार नागपुर की अंधविश्वास उन्मूलन संस्था के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार अर्थात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध जब से चैलेंज की बात कही गई है, देश भर में श्री बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य व हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिलने लगी है और देश के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में आज विशाल रैली का आगाज हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी संगठनों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल रहे। रैली के अंदर जमकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। साथ ही रैली को काशीपुर के मुख्य बाजार में घुमाया गया। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही रैली के माध्यम से चेतावनी भी दी गई, सनातन धर्म के खिलाफ यदि आप कोई भी टिप्पणी हुई तो कोई भी शांत नहीं बैठेगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही। जोशीमठ आपदा के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में मकानों में दरार आई है। कांग्रेस द्वारा इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया है, मगर अब तक कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं हो रहा है। हरिद्वार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का कार्य किया और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर जमकर वार किया।
बहुत चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक है। और हमने मुख्यमंत्री से 2 बार भेंट करके, बल्कि 2-3 बार मिले हैं, और बार भी लोग मिले हैं, उनको सलाह दी है, उन तक अपनी बात पहुंचाई है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करो की मांग की, क्योंकि हम जानते थे राज्य के पास संसाधन नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। और मगर दिल्ली वाले तो केवल अपनी बात सुनाते हैं, किसी के मन की बात तो सुनते नहीं। तो उत्तराखंड के मन की बात थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा माना जाए, मोदी जी ने अनसुना कर दिया है। और हम समझते हैं केंद्र सरकार के सामने जबरदस्त तरीके से हमारा पक्ष रखा जाना चाहिए। हम लोगों ने जो यहाँ का नेतृत्व है, हम सब ने उनसे कहा है कि वो आए, क्योंकि उनने चिंता व्यक्त की। ये चिंता उनकी तरफ से थी हिमालय को लेके। पूरा हिमालय दरक रहा है, इसके लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है। और जो विकास शुरू हुआ था, अगर उसमें कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, या जो टेक्निकली जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पूरा इलाका एनटीपीसी के खिलाफ है, लेकिन सरकार बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए उसको क्लीन चिट दे रही है। तो जो कॉर्पोरेट्स के आगे, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, घुटने टेक के बैठी है। और इसी बीच कर्नाटक से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में शुरू करेंगे रोड शो। कर्नाटक के कुंदगोल पहुंचे हैं अमित शाह। बोली, धारवाड़ और बेलगावी का भी करेंगे दौरा। 1 महीने के भीतर कित्तौर कर्नाटक का ये दूसरा दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। आपको कर्नाटक से बड़ी खबर बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ही उनका रोड शो होना है। हुबली, धारवाड़ और बेलागवी का भी करेंगे दौरा। 1 महीने के भीतर कित्तूर कर्नाटक का उनका ये दूसरा दौरा है। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर। स्वाति चंद्रशेखर, वरिष्ठ पत्रकार, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वाति, आपसे पूछना चाहेंगे कि कर्नाटक के कुंडूर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और उनका रोड शो कितनी देर में शुरू होगा? जी नमस्कार। अभी थोड़ी देर में अमित शाह का रोड शो अभी कर्नाटका की जो उत्तर विभाग है, जो हम नॉर्थ कर्नाटका कहते हैं, तो वहां पे शुरू होने वाले हैं। और खास करके हुबली धारवाड़ इलाका में पड़ती है ये जो कुंदगोल है, जहाँ पे लिंगायत वोट्स भी बहुत ज्यादा पड़ती है। और खास करके ये देखा जाए तो जब से चुनाव की मतलब गुजरात की चुनाव खत्म होके उसका रिजल्ट बाहर आई है, तो तब से अगले हफ्ते से आज तक एक बीजेपी तो एक शायद शेड्यूल बना चुके हैं कि हर 15 दिन में कोई ना कोई बड़ा लीडर कर्नाटका में आ रहे और रोड शो कर रहे, या भाषण कर रहे, या कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे, या कुछ कर रहे, ऐसे कर रहे। तो फिर अगर हम देखा जाए तो 15 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटका में थे और उनका रोड शो हुबली में हुआ था। और आज गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटका में हैं और उनके रोड शो अभी हुबली के बगल में जो धारवाड़ है और कुंदगोल है वहां पे चल रही है। और खास करके ये देखा जाए तो अभी जो रिजर्वेशन की जो इशू चल रही है और वो जो उठ के आई है, खास करके लिंगायत की, वो जो उत्तर कर्नाटका की विभाग से, और उसको भी एड्रेस करने के लिए और उन लोगों को भी एक संदेश पहुंचाने के लिए ये रोड शो शायद आज है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस धार्मिक क्षेत्र भी विजिट कर रहे थे। जी स्वाति, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी का भी रोड शो था, गृह मंत्री का इस महीने में दूसरा वहां पर कर्नाटक का दौरा है, वहीं आपसे जानना चाहूंगी कि गृह मंत्री के इस रोड शो को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम, साथ ही कितनी संख्या में रोड शो में लोग मौजूद रह सकते हैं, इसकी कोई जानकारी आपके पास? रोड शो है कि इसकी कोई मतलब गिनती नहीं है कि इतने ही लोग शामिल हो सकते हैं। और खास करके हर नेता चाहते हैं कि जब मैं सड़क पे उतर रही हूँ, फिर जितना लोग मुझे देखने आए और मेरे समर्थन में आए, उतना मेरे लिए या राज्य के लिए या पक्ष के लिए या सरकार के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर हर नेता का उम्मीद तो यही है। और खास करके ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज, तो कर्नाटका में भाजपा की सरकार है और सिक्योरिटी का कोई लाभ तो हो ही नहीं सकती है।
पर अभी जो रोड शो चलने वाली है और इसमें जहां मतलब एक रोड शो होती है कि आप नेता लोग मिलके दूसरे जनता को ले आना या जनता अपने आप आना, तो फिर ये शायद पता चलती है कि इस रोड शो खत्म होने के 2-3 घंटे के बाद कि कितने लोग अपने आप आए थे, कितने लोग चाहते थे कि बीजेपी के साथ जुड़ जाए या बीजेपी को देखे, और यहाँ पे जितने लोग आने वाले हैं कितना वोट्स में वो कन्वर्ट होगा ये भी देखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से बीजेपी हर चुनाव में अपने आप को अव्वल अपना प्रदर्शन करना चाहती है और कर्नाटका में कहीं ना कहीं लिंगायत समुदाय के एक वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है और कर्नाटक को अपने नाम करना चाहती है इन चुनावों में, तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वाति चंद्रशेखरा हमारे साथ कर्नाटका से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई थी, जिन्होंने जानकारी दी कि आज अमित शाह का रोड शो है और बड़ी संख्या में लोग अमित शाह के रोड शो के लिए उत्साहित है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कुछ ही दिन पहले कर्नाटका पहुंचे थे, साथ ही इस महीने के भीतर में कित्तूर कर्नाटक का ये दूसरा गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। वहीं आगरा में दर्दनाक हादसे के बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी है। बेसमेंट की खुदाई के चलते जिन जिन के मकानों पर खतरा मंडराया और जो जर्जर मकान है उनमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने की याद आ गई है। जिला प्रशासन ने रातों रात ऐसे लगभग 50 मकानों को चिन्हित किया और उन पर रेड क्रॉस के निशान लगा दिए और लोगों को घर खाली करने के निर्देश जारी कर दिए। इस आदेश के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आगरा के सिटी स्टेशन रोड स्थित टीला माइथन के पास धर्मशाला निर्माण के चलते जमींदोज हुआ। आधा दर्जन मकानों के बाद अब 50 से भी ज्यादा मकानों में रहने वाले लोगों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने जमींदोज हुए 6 मकानों के अलावा गली के लगभग 50 मकानों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। घरों के बाहर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। प्रशासन ने इन घरों में रहने वालों को जल्द से जल्द सामान समेटने और घर खाली करने के आदेश दे दिए हैं। आपने बोल दी मकान खाली करो, कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अब रेन बसेरा में कब तक रहेंगे? इन्होंने बोल दी 1-2 महीने में टाइम लगेगा। 1-2 महीने बहुत होते हैं। आपके भी मकान पर रेड क्रॉस लगाया है? हाँ, मेरे मकान पे भी लगा। क्या बोला है आपसे? मेरे ये बोला मकान खाली कर दो, या तो किराए पे जाओ या फिर रेन बसेरे में जाओ। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब जहाँ किस्मत लेगी वहीं जाऊंगा मैं। तो पहले रेन बसेरे में देख रहा हूँ, कमरे हाल तो मिल जाते नहीं है, कमरे के लिए पैसे भी चाहिए। कौन है परिवार में? अभी मेरे 2 लड़के हैं, मियाँ भी है बस। अब देख रहे कहीं ना कहीं जाएंगे। घर खाली कर दिया या कर रहे हैं? अभी घर खाली नहीं करा, अभी व्यवस्था देखने जा रहा हूँ मैं। घर कहाँ जाऊँगा सामान लेके? पैसे हो तो जाऊँ, काम धंधा करने जाऊँ। और सर 26 जनवरी को हुए बेसमेंट की खुदाई के हादसे के बाद जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हुई और 2 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। तकरीबन आधा दर्जन मकान गिरे और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कुल मिलाकर अब इस जो बेसमेंट के पीछे की जो बस्ती है टीला माइथान जिसको कहते हैं, वहाँ पर 50 मकानों को चिन्हित किया है और माना जा रहा है कि कहीं उस बेसमेंट में जो मिट्टी धसी है उसकी वजह से और लोग घरों में नुकसान ना हो और जाने ना जाएं, उसकी वजह से दिखाना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से मकानों को चिन्हित किया गया। देख सकते हैं कि इस तरह के तकरीबन 50 मकानों पर निशान लगाया गया और SDRF की टीम ने यहाँ पर मकानों को खाली करा दिया। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं और इस बस्ती में हम इस समय हैं और देख सकते हैं कि तमाम घरों पर यहाँ ताले हैं और ये जो घर के लोग थे जो बरसों से कई पीढ़ियाँ उनकी यहाँ पर रह रही थी और एक बिल्डर की गलती और प्रशासन के भ्रष्टाचार की जो लापरवाही का खामियाजा इस बस्ती को उठाना पड़ा और उसका अंजाम ये है कि आज लोग बेघर हो गए हैं। उनको रहने का ठिकाने की बात प्रशासन कर रहा है और यहाँ जो लोग हैं देख सकते हैं हाथों में सामान लेकर अपने घर का पूरा लेकर बाहर निकल रहे हैं। अधिकतर यहाँ मकान खाली हो चुके हैं। जो मकान जो खाली करके जा रहे हैं उनसे ही पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कपिल चौहान। कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं आप? यहाँ पैदा ही सर हम इसी गली हुआ है। कितने साल पुरानी ये बस्ती होगी? जैसे तो साहब हम तो पैदा हुए तो 100 साल पुरानी बस्ती है कम से कम। 100 साल पुरानी बस्ती है। 26 जनवरी को हादसा हुआ, अब कुल मिलाकर यहाँ निशान लगा दिए गए। क्या कह रहे हैं प्रशासन के लोग? प्रशासन के लोग तो आश्वासन दे रहे हैं, खाली करवा दिए मकान उन्होंने, बेच दिया हमने। मकान बेचा है या खाली कराए? खाली करा दिया, हमें बेच दिया यहाँ से। अब वो कह रहे हैं टूट है, अब मिले, अब शेल्टर हम बेच रहे हैं। कब तक कह रहे हैं आप दोबारा यहाँ कब तक रहने आएंगे? कोई वो नहीं है। मानते हैं कि जिस तरह से ADA के अधिकारियों की लापरवाही थी और जो बिल्डर अपनी बेसमेंट बना रहा था, अपनी एक प्रॉपर्टी नहीं बना रहा था, उसका खामियाजा आपको या आपके बच्चों को, तमाम परिवारों को यहाँ भुगतना पड़ रहा है। कैसा लग रहा है? क्या होता है सर, कैसा लग रहा है? ये आंसू आपके किस लिए निकल रहे हैं? प्रशासन का भरोसा करिए, देंगे मकान?
वो तो नहीं है। ये दर्द है और ये दर्द बता रहा है कि लोगों के मकानों पर लगे ताले किस तरह का है कि लोग आंसुओं से रो रहे हैं। और तमाम यहाँ से सैकड़ों की संख्या में सुबह ही यहाँ पर SDRF की जो टीम आई है उसने यहाँ से मकान खाली करा दिए हैं। लेकिन एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि आज इन 50 मकानों की चिंता हो रही है, लेकिन कई महीनों से बेसमेंट खुदता रहा और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आंखें बंद करे रहे। जब हादसा हुआ तब नींद से जागे हैं और 50 घरों में ताले लग गए हैं और उनको कहा गया है कि कुछ समय के लिए आप शेल्टर होम में रहिए या इनकी व्यवस्था कहीं भी कराई जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग बरसों से यहाँ रह रहे थे उनका दर्द काफ़ी है और उनका दर्द होना लाजमी भी है। अब कब तक इनको मकान मिल पाएंगे, ये दोबारा से ये बस्ती जो आज सुनसान हो गई है, जहाँ पर रौनक रहा करती थी, तमाम सैकड़ों बच्चे यहाँ पर खेला करते थे, लेकिन आज सुनसान है क्योंकि इसके घर के लोग जा चुके हैं, ये बस्ती खाली हो चुकी है। और कब तक ये दोबारा से यहाँ पर आएंगे ये वक्त ही बताएगा। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। आज का शनिवार देश के लिए हादसों से भरा रहा, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 फाइटर विमान जलकर खाक हो गए, क्रैश हो गए, सुखोई और मेराज। वहीं राजस्थान के भरतपुर में भी बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक जेट प्लेन, निजी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 2 लोग सवार थे। आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश होने से एक पायलट भी शहीद हो गया। इसमें अपडेट आपको बता दें, इस विमान में एक पायलट शहीद होने की पुष्टि कर दी गई है, जबकि 2 लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हैं, मगर काफी चोटिल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए घटनास्थल पर पहुंच दोनों पायलटों को रेस्क्यू कर लिया था। हादसे की वजह दोनों विमानों का हवा में टकराना माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें राजस्थान के भरतपुर में भीषण हादसा हो गया जिसमें 2 लोग सवार थे। और आपको बता दें जो राजस्थान में जो हादसा हुआ उसमें जो प्लेन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ और वो आग का गोला बन गया और उसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग जगहों में पाए गए। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 आपस में टकराने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह पुष्टि की है। हालांकि इस मामले में ज्यादा जानकारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ही दे पाएगी। वहीं अब तक इस हादसे में एक पायलट के शहीद होने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। उधर हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर वायुसैनिक घायल पायलटों को रेस्क्यू कर ग्वालियर एयरबेस ले आए हैं। हादसे में चोटिल पायलट को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। MP के मुरैना में यह हादसा हुआ था। आपको बता दें सुबह 5:30 बजे का यह हादसा है। वहां के लोगों ने बताया कि सुबह 5:30 बजे अभ्यास चल रहा था, ग्वालियर से इन्होंने उड़ान भरी थी और अभ्यास कर रहे थे। और पहले घटना का कारण पता नहीं चल पाया था, लेकिन अब कारण पता चल गया है, जिसमें सबसे बड़ा कारण दोनों के आपस में टकरा जाना रहा। आपको बता दें कि वहीं दूसरा विमान हादसा राजस्थान के भरतपुर में हुआ और वो भी हादसा बेहद खतरनाक हुआ। ग्वालियर एयरबेस से उन्होंने उड़ान भरी थी, वहीं मुरैना में 2 विमान क्रैश हो गए। बता दें कि भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज शनिवार को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें से एक विमान का हिस्सा राजस्थान के भरतपुर जिले स्थित पिगरो गांव जा गिरा। मुरैना के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि 2 पायलट विमान में सुरक्षित बाहर निकाल आए थे, लेकिन तीसरे पायलट शहीद हो गए हैं। इस दुर्घटना से पहले वायुसेना के दोनों लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। वहीं हादसे की जांच के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। बताया गया है कि प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सुखोई में 2 पायलट जबकि मिराज में 1 पायलट सवार था। वहीं आपको बता दें यह हादसा MP में हुआ। इसकी वजह से CM शिवराज सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई और मिराज विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ मुरैना से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। जी शुभम, सुबह 5:30 बजे ये हादसा हुआ और दुखद खबर ये आ रही है कि इस हादसे में एक पायलट शहीद हो गया है। इस वक्त जांच टीम वहां पर मौजूद है, किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, जानकारी दें। ये सुबह 7:30 बजे की घटना है। ग्वालियर से दो लड़ाकू विमान उड़ान भरी थी, जो प्रैक्टिस के दौरान दोनों अपना टकराने की वजह से क्रैश हो गए। गाँव वालों की सूचना पर इसमें अभी तक बताया गया है कि एक पायलट की मौत हो गई, दो अभी गंभीर दिलों के लाके उनको भर्ती किया गया है और ये जी शुभम, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, सीएम ने संज्ञान लिया है, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए हैं, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी हाँ, यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसमें संज्ञान लिया है। उन्होंने काफी दुख जताया है। उन्होंने कहा है इसके लिए इस बार कमेटी बनाई जाएगी जो इसकी जाँच करेगी। अब जाँच में क्या निकल के आता है कि क्यों कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये क्रैश हुए या कोई और वजह रही जिसकी वजह से ये दोनों बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुरैना से मिराज और सुखोई हवा में टकराए हैं और क्रैश हो गए। विमान हादसे में एक पायलट शहीद हो गया और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुरैना बड़ा हादसा, 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर स्थानीय लोग थे, उन्होंने ये वीडियो बनाया। किस तरीके से इतने बड़े फाइटर जेट, जिनको हम भारतीय वायुसेना में एक बड़े लड़ाकू विमान के तौर पर देखते हैं, आपस में लड़ने की वजह से, टकराने की वजह से दोनों क्रैश हुए और आग का गोला बन गए। वही दूसरी तस्वीर, दोनों विमान किस तरीके से जमींदोज हो गए, जमीन पर गिरे हैं। और तीसरी तस्वीर, मलबा बिखरा और आग लगी है। तो आपको बता दें कि दोनों विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं, दोनों विमान जमीन पर गिरे, मलबा बिखरा और आग लग गई। वहीं संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के पंजू सराय चौकी इलाके में नोटिस तामील करने गए सिपाही के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां सिपाही पर जानलेवा हमला बोलते हुए जमकर पीटा गया है। सिपाही के साथ मारपीट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मारपीट में घायल सिपाही को सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया। वहीं अब पुलिस इस मामले की कार्रवाई की बात कर रही है। कांस्टेबल है जो कोतवाली संभल का ही सिपाही है, उसका अभी मेडिकल हुआ है, उसको चोटें आई हैं शरीर पे, उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। क्या सिपाही के द्वारा कुछ बताया गया उसकी चोटें कैसे आई है? कुछ बताया, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया, सामान तामील करने गया था, उसी में कुछ लोगों के द्वारा जो है झगड़े में चोट आई है। यूपी के बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद का सिरोधन कट, जो कि खूनी कट के नाम से भी जाना जाता है, आज भारतीय किसान यूनियन अजगर के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आसपास के गांवों में ग्रामीण व किसान फ्लाईओवर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि कई बार एनएच के अधिकारियों व प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का निपटारा नहीं हो सका है। NH 91 के चौड़ीकरण के बाद सिरोधन कट पर आसपास के गांवों के लोगों का रोज शहर में आना जाना रहता। आवश्यकता पड़ी कि आप यहाँ धरने पर बैठे? आवश्यकता तो है इसकी। पहले तो ये रोड 4 लाइन का था, अभी 6 लाइन का और अभी 8 लाइन का भी होगा। और यहाँ 24 गाँव को जो जितने भी बच्चे स्कूल के आते हैं, उनका एक्सीडेंट यहाँ पे रोज ऐसी कोई भी दिन नहीं जा रहा जो बच्चे, किसान या बूढ़े या किसी को भी एक्सीडेंट इस रोड पे नहीं आ रहा। इसका नाम हम लोगों ने सबने 24 गाँव ने खूनी मोड़ दे रखा है। क्या आप धरने के लिए छुट्टी लेकर आए हैं फौज से, इसी के लिए फौज से, कि आप धरने पर बैठेंगे अपने गांव के लोगों के लिए? नहीं, गांव के लिए तो छुट्टी तो मैं स्पेशली तो धरने के लिए नहीं आया, लेकिन मुझे तो जो बताई है कल गांव वालों ने बताया कि ये चीज़ है। तो क्या नाम है आपका और किस पद पर आप हैं? देखिए, सचिन सर बोल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान। आप यहाँ पर धरने पर बैठे, क्या मांग थी है आपकी और किस लिए बैठे हुए हैं?
देखिए मांग तो बहुत जैसे रोड बना लगातार यहाँ हादसे हो रहे हैं। किसानों के बच्चे मजदूरों के बस्ते यहाँ निकलते हैं तो यहाँ हादसे हो जाते हैं। उन्हें मौत की घाट इनके ट्रक से या ट्रैक्टर या जो भी यहाँ वाहन चलता है उनके घाट उतार दिया जाता है। और NH जो यहाँ पर रोड है लगातार यहाँ किसान बैठे हैं उसी मांग को लेकर। और आज एक ज्ञापन को लेकर SDM साहब अभी होने वाले मौजूद यहाँ, और आज एक ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम डेट धरेंगे धरना प्रदर्शन की। और ये मांग को लेकर एक फ्लाईओवर की यहाँ मांग है, या फ्लाईओवर बने। और यहाँ जो किसान हैं 24 गाँव के जो लोग यहाँ बैठे हैं, मौजूदा लोग, प्रधान भी हैं, BDC भी हैं, मौजूदा लोग यहाँ बैठे हैं, उसको लेके आज ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम विशाल धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कौशाम्बी के चायल ब्लॉक के शराबी रतगहा ग्राम प्रधान के आतंक से ग्रामीण पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। ग्राम सभा के खुली बैठक के दरमियान क्षेत्र पंचायत सदस्य को भरी पंचायत में गाली गलौज करते हुए जमकर पीटा। किसी तरह जान बचाकर बाहर आने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य ने डायल 112 को फोन कर अपनी जान बचाई और अपनी आपबीती बताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिमाकत तक नहीं जुटा पाई। बहरहाल इस पूरे मसले पर चरवा इंस्पेक्टर से बात की गई तो कुछ भी बोलने से परहेज करते नजर आए। के बाद मैं वहां से भागा और इसके बाद किसी ने छुड़ाया नहीं था। वहाँ अधिकारी लोग सब डांटने उठने लगे और अंदर सब लोग। इसके बाद मैं बाहर आके मुझे ज़बरदस्ती बाहर कर दिए, गेट से काफ़ी बाहर कर दिए। इसके बाद मैंने बाहर आके 100 नंबर लगाया, बुलाया, सूचना दिया 112 नंबर। हाँ, मौके पर आए, कुछ थोड़ी देर में आए थे। इसके बाद हमें कहें चरवा चले जाओ, तो हमने बुलाया, वहाँ चरवा गए, एप्लीकेशन दिए। इसके बाद यहाँ आपके चौकी में दिए, सैयद सरावा चौकी में भी दिए। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार, क्षेत्र पंचायत चायल रतगहा, जनपद कौशाम्बी। बांदा जनपद के नरेनी थाना अंतर्गत बांदा कालिंजर रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर नरेनी के रजियापुरवा निवासी एक पिता अपनी पुत्री सहित बाइक में बैठकर पेट्रोल भरवाने गया, जहां पेट्रोल पंप पर एक युवक ने राजन दीक्षित निवासी गुंडा कला नरेनी अपने बाइक सवार मित्र के साथ दूसरी तरफ आया। युवक ने बाइक में पीछे बैठी युवती के साथ सरेआम पेट्रोल पंप पर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। वहीं छेड़छाड़ से नाराज पिता ने शोर मचाकर अन्य लोगों की मदद से युवक को जमकर पीटा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।